दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान में एक टॉपिक, एक चैप्टर जिसका नाम है विद्युत और यूनिट का नाम है विद्युत का प्रभाव। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। चैप्टर का नाम है विद्युत और यूनिट का नाम है विद्युत का प्रभाव। आप यहाँ पर लिखेंगे विद्युत का प्रभाव। और अगर आपसे कहा जाए चैप्टर क्या है तो आप बताइएगा। हम लोग आज का जो सेशन लेंगे उस चैप्टर का नाम है विद्युत। इतना क्लियर हुआ। हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, शुरू करेंगे यहीं से कि विद्युत क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी क्या संकल्पना है। थोड़ी डिटेल से चर्चा करेंगे तो आप लोग सेशन को ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट किया जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विद्युत जो होता है वो आप पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान की एक शाखा में। इस शाखा को हम लोग नाम देते हैं वैद्युतिकी। क्या कहा जाएगा इस शाखा का? तो जो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है इसका नाम है वैद्युतिकी। इस वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग विद्युत, आवेश और इससे संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग वैद्युतिकी में आवेश के बारे में, विद्युत के बारे में, इन सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। ये जो वैद्युतिकी है आप बताइएगा कि दो प्रकार की होती है। वैद्युतिकी कितने प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे दो प्रकार की। एक को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। पहले वाले को क्या बोला जाएगा? तो आप बताइएगा। जो पहली शाखा है या पहला पार्ट है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी और दूसरे वाले का नाम क्या है? तो आप कह दीजिएगा गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी मतलब विद्युत का अध्ययन करते समय या वैद्युतिकी में भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपका जो आवेश रहेगा वो रुका हुआ होगा। आवेश कैसा रहेगा? तो रुका हुआ आवेश होगा। तो उस समय हम लोग जिस वैद्युतिकी का अध्ययन कर रहे होंगे उसको नाम दे दिया जाएगा स्थिर वैद्युतिकी। और जिसमें आवेश गतिमान होगा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? तो गतिक वैद्युतिकी का नाम दिया जाता है। क्लियर है इतना? स्थिर वैद्युतिकी में आवेश कैसा रहेगा? तो आप बताएंगे स्थिर वैद्युतिकी में आवेश रुका हुआ होगा, गतिक वैद्युतिकी में आवेश गतिमान रहेगा। इन सभी घटनाओं का अध्ययन वैद्युतिकी के अंतर्गत ही किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको तो ठीक है। अब आवेश की बात करेंगे हम लोग। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, संकल्पना। तो आप ये बताइएगा आवेश की संकल्पना में क्या पढ़ना है? तो हम कहेंगे कि आवेश कहाँ से बनना शुरू हुआ, कैसे कैसे अस्तित्व में आया, कौन कौन से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने आवेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और कौन से वैज्ञानिकों ने कितना बताकर छोड़ दिया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसके बारे में यानी कि आवेश की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आवेश की संकल्पना है इसको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, मतलब आवेश की संकल्पना को क्यों पढ़ें? तो आप बताइएगा। चूंकि हम पढ़ रहे हैं विद्युत और विद्युत जो आता है वो आवेश से आएगा। कहाँ से आएगा विद्युत? तो आप बताएंगे कि जो विद्युत होता है वो आवेश से आता है। इसीलिए हम लोग विद्युतिकी में सबसे पहले आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेश की संकल्पनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा आवेश की संकल्पना यानी इसकी उत्पत्ति, इसका अस्तित्व कहाँ कहाँ से हुआ। तो सबसे पहले अगर किसी ने आवेश के बारे में बताया तो वो एक दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक। सबसे पहले जिन्होंने आवेश के बारे में बताया वो आपके एक दार्शनिक थे। इन दार्शनिक जो थे इनका कुछ नाम रहा होगा तो आप बताएंगे। सर्वप्रथम एक दार्शनिक थे, इन दार्शनिक का नाम क्या था? थेल्स। कौन से दार्शनिक थे? तो आप बताएंगे कि अपने पास सबसे पहले आवेश की संकल्पना के बारे में बताने वाले एक दार्शनिक हैं, इनका नाम है थेल्स। थेल्स ने क्या बताया या इनके बारे में थोड़ा सा और चीज जान लीजिए कि ये जो थेल्स थे ये कहाँ के दार्शनिक थे? तो आप बताएंगे ये यूनान के दार्शनिक थे। थेल्स यूनान के दार्शनिक थे। यूनान में एक शहर था, यूनान में एक शहर है, शहर का नाम है मिलेटस।
कौन से शहर में रहते थे ये? तो यूनान के मिलेटस नामक शहर में ये रहते थे। उसके बाद बताइएगा कि इसी शहर में एक बाल्टिक सागर है। कौन सा सागर मिलेगा? तो आप बताएंगे इसी शहर में एक बाल्टिक सागर है। एक दिन ये क्या करते हैं कि दार्शनिक हैं, तो इनका काम है कि घूम टहल कर अध्ययन करना। एक दिन ये बाल्टिक सागर के किनारे घूम रहे थे और घूमते समय इनको एक पदार्थ मिल जाता है। तो आप बताएंगे दार्शनिक थेल्स जब घूम रहे थे तो घूमते समय इनको समुद्र के किनारे ही एक पीला पदार्थ मिलता है। क्या मिलेगा? एक पीला पदार्थ मिल जाता है। ये इसको लैब में उठा कर लाते हैं अपने प्रयोगशाला में और उस पीले पदार्थ को इन्होंने अंबर का नाम दिया। किस नाम से इन्होंने बताया? उसको अंबर का नाम दिया। तो हमें लगता है ये चीज क्लियर हुई होगी कि सबसे पहले थेल्स नामक दार्शनिक ने क्या किया? अंबर नामक पदार्थ को प्राप्त किया। कहाँ से? तो ये यूनान शहर के मिलेटस में रहा करते थे। यूनान के मिलेटस शहर में रहते थे और इसी शहर में बाल्टिक सागर के किनारे घूमते समय इनको एक पीले रंग का पदार्थ मिल जाता है। उसके बाद होता यह है कि ये इस पीले पदार्थ को लेकर आते हैं लैब में और इसको साफ करने लगते हैं। चूंकि सागर के किनारे था, इसको साफ करते समय इन्होंने एक पदार्थ यूज किया था, रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा यूज किया है। जब इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को इस रेशम के कपड़े से रगड़ कर साफ करते हैं, रगड़ कर साफ करने लगे, तो साफ करने के बाद इन्होंने पाया कि ये जो पदार्थ है आपका, ये जो पदार्थ था ये क्या काम कर रहा था? तो कहेंगे कागज के टुकड़ों को, कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था। कागज के टुकड़े और मिट्टी के धूल आदि के कणों को क्या कर रहा था? ये आकर्षित कर रहा था। ये घटना किसने बताई? तो आप बताएंगे कि ये वाली जो घटना है इसको थेल्स ने अध्ययन कर लिया था। तो एक आप कहेंगे कि घूमते समय पदार्थ मिलता है, उस पदार्थ का नाम ये देते हैं अंबर। अंबर नामक पदार्थ को लाकर रेशम के कपड़े से साफ करते हैं। साफ करने के बाद इन्होंने पाया कि जो ये पदार्थ है अंबर, ये पदार्थ क्या घटनाएं कर रहा है? तो कहेंगे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्लियर है? इतना थेल्स ने बताया आवेश के बारे में। उसके बाद फिर इनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। पहला चीज याद रखेंगे कि सबसे पहले किसने बताया था? तो कहेंगे कि सबसे पहले थेल्स ने बताया था। इनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, एक वैज्ञानिक आ जाते हैं। इन वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो आप बताएंगे कि ये जो वैज्ञानिक थे इनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इनका नाम था। इन्होंने क्या किया? तो आप बताइएगा कि ये जो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट थे ये एक किताब लिखते हैं। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट एक किताब लिखते हैं। इनकी किताब का नाम था, इन्होंने एक किताब लिखा। इस किताब में इन्होंने, किताब का जो नाम था वो था डी मैग्नेटो। ये किताब का नाम था, इनकी बुक का क्या नाम था? डी मैग्नेटो। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दो शब्द लिखे थे। एक का नाम था विट्रियस। क्या क्या शब्द लिखकर किए थे? विट्रियस और रेजिनस। ये आप बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासों में। इसका नाम क्या था? विट्रियस और रेजिनस। और अपनी इसी बुक में जो डी मैग्नेटो, उसमें दो शब्द लिखे विट्रियस और रेजिनस। और साथ ही साथ अपनी इसी डी मैग्नेटो बुक में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि केवल अंबर ही नहीं, केवल कौन सा पदार्थ? केवल अंबर ही नहीं, केवल अंबर ही नहीं अपितु या बल्कि किस किस चीज में? तो इन्होंने कहा अगर आप कांच ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, क्या क्या लेंगे? कांच ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए और आपनूस, बिल्ली की खाल, आपनूस, बिल्ली की खाल इत्यादि वस्तुओं में भी वही गुण पाया जाता है जो गिलबर्ट ने बताया था। क्या आप बताएंगे कि जो थेल्स ने बताया था? इत्यादि वस्तुओं में भी वही गुण पाया जाता है, वही गुण पाया जाता है जो किसने बताया था?
थेल्स ने बताया था, थेल्स ने बताया था। अब इस चीज को समझते हैं। देखिए होता यह है कि सबसे पहले थेल्स आते हैं, पीले रंग के अंबर नामक पदार्थ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसके बाद इन्होंने देखा कि जो कागज के टुकड़े और मिट्टी के धूल आदि के कण थे ये आकर्षित हो रहे थे। उसके बाद फिर वैज्ञानिक गिलबर्ट आते हैं कि काफी दिनों के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं गिलबर्ट। इन वैज्ञानिक गिलबर्ट ने यह स्पष्ट किया अपनी बुक में कि केवल अंबर ही नहीं आकर्षित करता, बाकी और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं कि दो वस्तुओं को रगड़ने के बाद, जैसे पदार्थों का नाम बता दिए, कांच, प्लास्टिक, आबनूस, बिल्ली की खाल इत्यादि सभी वस्तुएं भी क्या होती हैं कि अगर इन दो वस्तुओं को आपस में किसी के साथ भी रगड़ा जाए तो रगड़ने के बाद इन सभी वस्तुओं में ऐसे आकर्षण का गुण देखने को पा जाएंगे। तो ये चीज किसने स्पष्ट किया था? इन्होंने कहा डी मैग्नेटो बुक में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने। उसके बाद फिर यहाँ एक और संकल्पना के बारे में बताइएगा कि अब ये चीज संकल्पना निश्चित नहीं रही, यहाँ पर क्या होता है तो आप बताएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार, ढेर सारे वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने कहा वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो पदार्थ में तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं। क्या बताया गया कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर पहुंच जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह घटना होती है। कौन सी घटना? तो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दिखाने वाली घटना तब होती है कब? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु के ऊपर चला जाता है, और जब ऐसा हो जाता है तो ये कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पर चला गया। तो सीधी सी बात है, वस्तु आवेशित हो गई है, और आवेशित होने के उपरांत क्या घटना होती है तो आप बताएंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना घटित होती है। आवेशित होने के उपरांत वस्तु में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की घटना आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये 2-3-4 वैज्ञानिकों की संकल्पनाएं थी, जिसमें सबसे पहले थेल्स आते हैं, इन्होंने अंबर और रेशम के बारे में बताया। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट आते हैं, किताब लिखते हैं डी मैग्नेटो। अपनी इस डी मैग्नेटो में इन्होंने किस चीज के बारे में बताया? उसी घटना के बारे में जिसमें आपका कौन कौन सा पदार्थ आ जाता है। तो इन्होंने क्या क्या लिया था? कांच, रेशम, और आबनूस, बिल्ली की खाल और प्लास्टिक इत्यादि ढेर सारी वस्तुओं को रगड़कर बारी बारी से परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद इन्होंने अपनी इस प्रकार की संकल्पना दी जो आपके सामने है। उसके बाद फिर ढेर सारे वैज्ञानिकों ने बारी बारी से अपनी अपनी संकल्पनाओं के माध्यम से स्पष्ट किया कि अगर किसी भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाए तो एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु के ऊपर स्थानांतरित हो जाएगा, और जब यह स्थानांतरण वाली घटना हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वस्तु में आवेशन हुआ है, यानी वस्तु ने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको उस वस्तु के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसे गुणों को देखने को मिलता है। तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमने ये सीखा कि वस्तु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है। तो एक नोट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए आ जाता है, क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने के बाद वस्तु आवेशित हो जाती है। वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाती है।
जाती है, जिसके कारण वस्तु में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो ये हमने बता दिया किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के आधार पर हमने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान हो गए तो आप कहेंगे कि वस्तु ने एक बल का अनुभव किया है, आवेशित होकर एक बल का अनुभव किया है। उस बल को हम लोग कहते हैं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। जिस बल का अनुभव होता है उस बल को आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल कहते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आप ये बताइएगा, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने के बाद वस्तु में द्रव्यमान परिवर्तन होता है। तो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने के बाद वस्तु में द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। क्यों? तो आप बताइएगा, क्योंकि अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन त्याग रही है, तो जिस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर जाएगा उतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कम अथवा ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसने त्यागा इलेक्ट्रॉन निकल गया, आप कहीं जाएंगे तो द्रव्यमान लेकर जाएंगे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी गया तो द्रव्यमान लेकर गया, और जिसके ऊपर गया उसके ऊपर द्रव्यमान को क्या किया, रख दिया। तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, द्रव्यमान परिवर्तन होता है। तो एक और चीज बताइएगा कि यह घटना केवल इलेक्ट्रॉन के द्वारा संपन्न होती है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भूमिका नहीं होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्यों? तो आप बताइए, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि यह घटना केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही संपन्न होती है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग क्यों नहीं लेते, या इस प्रकार की घटना में इलेक्ट्रॉन अकेले की भूमिका क्यों होती है। अब देखिए, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ से आवेश को परिभाषित कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से आवेश को परिभाषित करेंगे। आवेश के बारे में आप ये बताइएगा कि किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण उस वस्तु में चुंबकीय एवं वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। कौन कौन से? वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। तो परिभाषा क्लियर हुई कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आप बताएंगे इसके कारण उस वस्तु में वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होंगे? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लोग नोट करते हैं आवेश के प्रकार। तो एक और चीज, दो प्रकार के होते तो हैं, एक को कहते हैं धनावेश और एक को कहते हैं ऋणावेश। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो गए। एक को हमने धनावेश का नाम दिया और एक को क्या नाम दिया? ऋणावेश। तो ये बताइएगा किसके अनुसार? तो हम यहाँ पर बताएंगे डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं ये डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से दो प्रकार, तो आप यहाँ बताएंगे एक को हम कहते हैं धनावेश और दूसरे को क्या बोला जाता है, ऋणावेश कहते हैं। एक को धनावेश और दूसरे को ऋणावेश के नाम से जाना जाता है। धनावेश और ऋणावेश किसी वस्तु पर आता कब है, इस चीज को चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु क्या है, बी। तो हमने कहा कि हमारे पास दो वस्तुएं ए और बी हैं। इस वाली वस्तु के ऊपर 3 प्लस है और इस वाली वस्तु के ऊपर 4 प्लस है। क्लियर? एक वस्तु के ऊपर 3 प्लस है और दूसरी वस्तु के ऊपर 4 प्लस है। अगर 3 प्लस है तो इस पर 3 माइनस भी होगा और इस पर कितने माइनस, तो 4 माइनस होंगे। क्या किया गया कि इन दोनों वस्तुओं को लेकर इनको आपस में रगड़ा गया। दो वस्तुओं को लेकर क्या किया गया, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया और रगड़ने के बाद यहाँ ये पाया गया कि इस वस्तु के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस वस्तु के ऊपर चला गया। क्या बताएंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इस वाली वस्तु के ऊपर वो वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। अब हमें ये बताइए कि इस वाली वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश ज्यादा है, तो आप कहेंगे माइनस की संख्या ज्यादा हो गई है, ऋण की संख्या ज्यादा हो गई है। तो हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कम कौन है, प्लस को कहते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा प्रोटॉन की कमी हो तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणावेश। क्या कहा जाएगा, ऋणावेश। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता और प्रोटॉन की कमी है तो उसको हम लोग ऋणावेश कहते हैं। इसका उल्टा इसके बगल वाले में समझिए, यहाँ पर कौन ज्यादा है, तो आप कहेंगे इसमें प्रोटॉन ज्यादा है। कौन ज्यादा है, तो प्रोटॉन की अधिकता है और इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो ज्यादा वही आवेश, इस नियम के हिसाब से इसमें प्लस ज्यादा है तो प्लस ज्यादा होने के कारण कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश हो जाएगा। इस वस्तु पर कौन सा आवेश हो जाएगा, तो आप बताएंगे इस वस्तु के ऊपर धनावेश है। समझते हैं सभी पॉइंट एक बार फिर से। आप क्या बताएंगे इसमें, सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने के बाद वस्तु आवेशित हो जाती है, जिसके बाद उस वस्तु में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। फिर आपको क्या बताना है कि इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने के बाद वस्तु का द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है। और क्या बताएंगे कि यह घटना केवल इलेक्ट्रॉनों के द्वारा संपन्न होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न छोड़ा गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भूमिका इसमें क्यों नहीं होती है। आवेश की परिभाषा तो बताएंगे किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, आवेश कहलाता है। और डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं धनावेश और दूसरे को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता या प्रोटॉन की कमी आपका ऋणावेश को प्रदर्शित करता है और प्रोटॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी आपका धनावेश को प्रदर्शित करेगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपके यहाँ पर एक बार फिर से हैं, इनको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके मात्रकों की चर्चा कर लेते हैं। किस चीज का मात्रक सीखेंगे, तो आप कहेंगे हमने आवेश का प्रकार सीखा है तो आवेश का मात्रक भी सीख लेते हैं। देखिए आपसे अगर कहा जाए आवेश का मात्रक बताइए तो आप सबसे पहले फार्मूला बताइएगा कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT। Q इज इक्वल टू IT, जहाँ आपका Q जो है वो आवेश है। Q क्या है, आवेश। I मतलब विद्युत धारा, आवेश बराबर धारा गुणे समय। क्या हो जाएगा, आवेश बराबर धारा गुणे समय। अब दोनों तीनों के मात्रक की बात करते हैं तो आप बताएंगे हमें क्या लिखना है, आवेश का मात्रक चाहिए। किस चीज का मात्रक, आवेश का
मात्रक चाहिए तो आप कहेंगे आवेश का मात्रक होगा किसके किसके बराबर, तो धारा का मात्रक या धारा के मात्रक गुणे समय के मात्रक या समय का मात्रक लिखेंगे। आवेश का मात्रक बराबर धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक। अभी ये बताइए अगर हम धारा के मात्रक की बात करें तो आप कहेंगे धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर गुणे समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस हिसाब से आवेश का मात्रक बन जाएगा एम्पियर गुणे सेकंड, अथवा इसका दूसरा जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्लियर हुआ। धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक चाहे कहिए एम्पियर गुणे सेकंड, या आवेश के दूसरे मात्रक को किस नाम से बता देंगे, तो आवेश का जो अगला मात्रक है उस वाले को हम लोगों ने कूलाम के नाम से यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। और भी मात्रक इसके होते हैं जैसे आपका हो गया फैराड, ESU, EMU, ये सभी आपके जो हैं वो आवेश के मात्रक होते हैं। यहाँ बताएंगे आवेश के ये अन्य मात्रक हैं, आपको बड़ी क्लासों में ये देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ है। हमने सबसे पहले पढ़ा किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है। जो आपका आवेश होता है वो कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, तो आप कहेंगे डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश किसी वस्तु पर कब आता है तो आप बताएंगे कि अगर उस पर धनावेश आना है तो प्रोटॉन अधिक होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होने चाहिए तो धनावेश आ जाएगा। और अगर किसी वस्तु पर प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उस वस्तु के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। हमने आवेश के मात्रक की बात की तो आवेश का मात्रक दो हमने पढ़ा, एक को कहते हैं एम्पियर गुणे सेकंड और दूसरे को क्या कहते हैं, कूलाम के नाम से जाना जाता है। और छोटे बड़े मात्रक हो गए जैसे फैराड बड़ा मात्रक होता है, ESU, EMU भी इसके अन्य मात्रक होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमास या मोटिव यूनिट आप इसको नाम दे देंगे। आप इसके फुल फॉर्म को एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर आवेश लाया कितनी विधियों द्वारा जाता है या कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे आवेश उस उत्पन्न किया जाता है। तो वैसे तो आवेश उत्पन्न नहीं करते, लेकिन यहाँ हम बताएंगे आवेशित करने की विधियां, आवेशित करने की विधियां। किसी वस्तु पर आवेश कैसे कैसे लाया जाता है, यानी कि क्या क्या विधियां होती हैं जिनसे हम लोग आवेश किसी वस्तु के ऊपर ला देते हैं। सबसे पहली विधि की अगर बात करें तो आप यहाँ कहिएगा कौन सी विधि होती है, चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि। इसमें क्या होता है तो आप ये बताइएगा कि जब दो वस्तुओं को केवल संपर्क में लाने से आवेशन हो जाए, दो वस्तुओं को केवल संपर्क में लाने से आवेशन हो जाए तो वस्तु के आवेशित करने की इस विधि को चालन विधि कहा जाता है। क्लियर है। अगर केवल दो वस्तुओं को संपर्क में लाने के बाद वस्तु आवेशित हो जा रही है तो इस विधि को चालन विधि कहेंगे। जो दूसरी विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि क्या होती है तो आप कहिएगा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो रगड़ने के बाद आवेशन की घटना हो तो ऐसी विधि को घर्षण विधि कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने के पश्चात आवेशन की घटना संपन्न हो। तो क्लियर हुआ। अगर दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेशन की घटना संपन्न हो रही है तो उसको घर्षण विधि कहेंगे। दो वस्तुओं को संपर्क में लाने के बाद अगर ये घटना संपन्न हो रही है चालन विधि कहेंगे। एक और तीसरी विधि पर भी बात कर लेते हैं। जो तीसरी विधि है उसका नाम है प्रेरण विधि। क्या नाम है इसका, प्रेरण विधि। आवेशन की एक ऐसी विधि जिसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना तो दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है
और न ही दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। इसमें बिना किसी माध्यम के आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु के ऊपर चला जाता है या एक वस्तु दूसरे वस्तु को आवेशित कर देती है। आवेशन की वह विधि, आवेशन की वह विधि जिसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। आपने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो ध्यान दे लीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव इस घटना का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या होता है, तो आप बताएंगे कोई धातु रखी हुई है या कोई पदार्थ रखा हुआ है, जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश ऐसे आकर इसके ऊपर पड़ेगा तो इस पदार्थ के ऊपर से क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर ये कोई पदार्थ रखा है, इस पदार्थ के ऊपर कोई सूर्य का प्रकाश आकर यहाँ पड़ता है तो इस पदार्थ के ऊपर से अपने आप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना शुरू हो जाएंगे। इस पदार्थ के ऊपर से इस तरीके से अपने आप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा और इसी घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो हमें ये बताइए, चालन विधि, घर्षण विधि और प्रेरण विधि आपका क्लियर हो गया। तो चलिए, आज की ये वाली क्लास आपकी केवल आवेश से संबंधित थी, जिसमें हम लोगों ने विद्युत के बारे में पढ़ा। विद्युत में पूरी की पूरी आवेश की संकल्पना, थेल्स, गिलबर्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन सब वैज्ञानिकों के बारे में, आवेश की परिभाषा, मात्रा को आवेशित करने की विधियाँ, तो ढेर सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। तो अब इसके बाद अगला लेक्चर रखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि आगे इसी का पदार्थ का क्या करेंगे, आवेश करने का या आवेशित करने का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे के लेक्चर से आगे देखेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।